नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। सौर इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी साथी? वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन है आप सभी साथियों का। उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोश और उत्साह के साथ लगे होंगे। तो जल्द से जल्द आज सभी प्यारे साथी जुड़ जाइएगा, फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यथाशीघ्र सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। रीता वेरी गुड इवनिंग, प्रकाश वेरी गुड इवनिंग, अतुल विश्वकर्मा जय हिंद, रंजना, प्रकाश, राजकुमारी, कुसुम, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? जय हिंद, जय श्री महाकाल। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लास का भरपूर मजा ले रहे होंगे। सिद्धांत वेरी गुड इवनिंग, युक्ति वेरी गुड इवनिंग, बहुत अच्छे होंगे और क्लास इस यात्रा को आप एंजॉय कर रहे होंगे। सिविल सर्विस की जो यात्रा होती है एक बहुत रोमांचकारी यात्रा होती है। इस यात्रा का आपको आनंद लेना चाहिए। ये पढ़ाई जो होती है आपको बहुत कुछ सिखाती है, आनंद देती है, तो कभी भी इसको बोर समझकर ना करें। जया वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? बताओ, तैयारी कैसी चल रही है आपकी? सिलेबस की चिंता तो नहीं है आपको? सिलेबस की चिंता करने के लिए हम लोग बैठे हैं, आपको केवल पढ़ाई करना है। बहुत अच्छे तरीके से आपके परीक्षा के बहुत पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। हमें इस चीज़ का एहसास है कि रिवीजन के लिए आपको समय चाहिए पड़ेगा। ये बात हमेशा हमारे मन मस्तिष्क में होती है कि इतने पहले बच्चों का सिलेबस अच्छे तरीके से हो जाए कि उनको रिवीजन के लिए पर्याप्त समय मिले। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शिवानी, आकांक्षा वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? चलो, तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे। हाँ राजकुमारी, मैं भी ठीक हूँ। आपका बहुत धन्यवाद, आपने पूछा मेरा हालचाल। मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है, बेसिकली कल हमने यूनिट 7 का एक टॉपिक खत्म कर लिया था। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट नंबर 7 का दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। वैसे तो मुझे आज न्यूट्रिशन शुरू करना था, लेकिन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टॉपिक में मैंने जेनेटिक डिजीज आपको पढ़ाया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी प्रकार की बीमारियों को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो ये अपने आप में तो ये सेकंड टॉपिक है, लेकिन एमपीपीएससी प्री यूनिट नंबर 7 में ही दिया गया है ना। तो एक टॉपिक है जेनेटिक डिजीज और एक टॉपिक हमें पढ़ना पड़ता है ह्यूमन डिजीज में ही हमें कम्युनिकेबल मतलब कि संक्रमक रोग पढ़ने पड़ते हैं, संक्रमित रोग। तो चूंकि हम बीमारियों पर चर्चा कर ही रहे थे, तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि आनुवंशिक बीमारियों के बाद हम डायरेक्ट संक्रमित बीमारियों को भी यहीं पर पढ़ लें, फिर इसके बाद न्यूट्रिशन को चालू करेंगे या कोई और टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, तो आज का प्यारा बच्चों हमारा टॉपिक होने वाला है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज मतलब कि उपार्जित रोग। देखो, एक तो होते हैं आनुवंशिक रोग जो बच्चे को उसकी माता पिता से या उसकी लास्ट जनरेशन से मिल जाते हैं। दूसरे होते हैं प्यारे बच्चों एक्वायर्ड डिजीज, जो जन्म के बाद बच्चे के शरीर में किसी कारणवश प्रवेश कर जाते हैं, है ना। तो हमें दिखना है उपार्जित रोग मतलब कि एक्वायर्ड डिजीज। तो आज हम एक्वायर्ड डिजीज पर चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। तो देखो, दो प्रकार की बीमारियां होती हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं प्यारे बच्चों कि अगर हम डिजीज की चर्चा करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिजीज, तो दो प्रकार की डिजीज होती हैं, दो प्रकार के रोग होते हैं। एक तो वो रोग होते हैं जो बच्चे को जन्म से होते हैं, उन्हें आनुवांशिक रोग कहा जाता है, उन्हें जेनेटिक डिजीज कहते हैं। दूसरे होते हैं एक्वायर्ड डिजीज। अब एक्वायर्ड डिजीज भी दो प्रकार की होती हैं, या तो वो जो व्यक्ति टू व्यक्ति, जो पर्सन टू पर्सन और इन्वायरमेंट टू पर्सन फैल सकती हैं, ऐसी बीमारियों को कहा जाता है प्यारे बच्चों, ऐसी बीमारी जो पर्सन टू पर्सन और इन्वायरमेंट टू पर्सन फैल सकती है, उन्हें कहते हैं संक्रमित रोग, जो फैलते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो अगर आपके शरीर में है तो आपके शरीर में ही रहेंगे, किसी दूसरे के शरीर में नहीं जाएंगे, जो फैलते नहीं है, उन्हें कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उन्हें असंक्रमित रोग कहा जाता है। तो दो प्रकार के रोग हमें पढ़ने हैं। अब इसमें से आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से जान रहे हो कि हम आनुवांशिक बीमारियों को पढ़ा चुके हैं, तो ये हम कर चुके हैं। लास्ट क्लास में इस वाले टॉपिक को हमने खत्म किया था, और टॉपिक ही नहीं खत्म किया, इसकी मैंने प्रैक्टिस भी कराई थी कल। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको इस टॉपिक के कराए थे। सो आज की क्लास को बेसिकली हमें यहां से शुरू करना है, संक्रमित रोग से हम शुरू करेंगे क्लास को। बोलो हाउ। संक्रमित रोग से शुरू करेंगे, उसके बाद असंक्रमित रोग बताएंगे। ठीक है, चलो, तो शुरू करते हैं आपके साथ। तो उम्मीद है कि ये वाला चार्ट आपकी कॉपी पर पहले से बना हुआ है। एक बार और ये चार्ट मैं आपको दिखा चुका हूं, समझा चुका हूं, तो ये आपकी कॉपी पर ऑलरेडी प्लॉटेड है। सो आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी संक्रमित रोग, कम्युनिकेबल डिजीज। ऑफ हेडिंग डालिए कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रमित रोग। ठीक है, तो संक्रमित रोग अगर हम चर्चा करेंगे, तो मैंने अभी आपसे कहा प्यारे बच्चों, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कम्युनिकेबल डिजीज।
कम्युनिकेबल डिजीज मतलब कि संक्रमित रोग। तो अगर हमें संक्रमित रोग समझना है तो पहली चीज तो यह है कि संक्रमित रोग होते क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ऐसे रोग जो पर्सन टू पर्सन, ऐसे रोग जो पर्सन टू पर्सन या इन्वायरमेंट टू पर्सन फैल सकते हैं, या इन्वायरमेंट टू पर्सन फैल सकते हैं, ऐसे रोग को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? संक्रमित रोग कहा जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकती है। अब प्रश्न ये है कि संक्रमित रोग के वाहक क्या होते हैं? क्या कोई मुझे बताएगा कि आनुवांशिक रोग का वाहक क्या होता था? कोई मुझे बताएगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक डिजीज जो होती थी उसका कैरियर कौन होता था, उसका वेक्टर कौन होता था? तो आप जानते हैं कि जो जेनेटिक डिजीज होती थी उसका वाहक होता था गुणसूत्र। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक बीमारियां गुणसूत्र के माध्यम से स्थानांतरित होती थी। जैसे ये एक पीढ़ी है, माता पिता है, माता पिता से यदि उनके बच्चे में आनुवांशिक रोग स्थानांतरित हो रहे हैं तो किसके माध्यम से होते थे? ये क्रोमोसोम के माध्यम से होते थे। आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये गुणसूत्र के माध्यम से होते थे। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पर हमें चर्चा करनी है संक्रमित बीमारियों की। तो बच्चे ने कहा सर अगर संक्रमित बीमारियां फैलती हैं तो आप मुझे ये बताओ कि संक्रमित बीमारियों को फैलाने वाले कारकों को क्या कहा जाता है, या संक्रमित बीमारियां कैसे फैलती हैं? तो संक्रमित बीमारियों का जो वाहक होता है ना, संक्रमित बीमारियों को जो फैला रहा होता है ना, उससे प्यारे बच्चों पैथोजन कहते हैं। एक बार बोलना पड़ेगा आपको, उसे पैथोजन कहा जाता है, उसे रोग जनक कहते हैं, या हिंदी में इसे पैथोजन ही कहोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसे पैथोजन कहा जाता है। तो पैथोजन के माध्यम से प्यारे बच्चों संक्रमित रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। ठीक है, अब आपको समझना है कि पैथोजन क्या होता है। तो पैथोजन अपने आप में प्यारे बच्चों सूक्ष्म जीव होते हैं। पैथोजन अपने आप में सूक्ष्म जीव होते हैं। ध्यान से सुनते चलो, सब कुछ स्लाइड में आपको लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन पहले मैं तसल्ली से समझाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं समझाता नहीं हूं लिखाता नहीं हूं। तो प्यारे बच्चों, संक्रमित बीमारी, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं ये कैसे ट्रांसफर होती हैं, तो ये पैथोजन के माध्यम से, अर्थात रोगजनक के माध्यम से स्थानांतरित होती हैं। अगर आपसे कोई कहे कि पैथोजन किसे कहते हैं, तो सूक्ष्म जीवों को कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सभी सूक्ष्म जीव पैथोजन नहीं होते हैं। सभी सूक्ष्म जीवों को रोगजनक या पैथोजन नहीं माना जाता। केवल वही सूक्ष्म जीव जो हमें बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हीं सूक्ष्म जीवों को पैथोजन कहा जाता है। इवन कुछ सूक्ष्म जीव तो हमारे लिए लाभकारी होते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव को हम प्रोबायोटिक माइक्रोब्स कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभकारी होते हैं। इवन कुछ सूक्ष्म जीव हमारे इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों को हम अपने खाने के साथ खा रहे होते हैं क्योंकि वो हमारे लिए फायदेमंद है। इसका मतलब ये हुआ कि हर माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन जो माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल है उसे कहा जाएगा पैथोजन। तो पैथोजन आर दोज माइक्रोब विच आर हार्मफुल फॉर अस, जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवों को पैथोजन कहा जाता है। गॉट इट? समझ में आया? तो एक बार बोलना पड़ेगा हाउ। तो कहेंगे सर ऐसे सूक्ष्म जीव हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं पैथोजन कहते हैं। सो एनी माइक्रोब्स दैट कैन हार्मफुल फॉर अस और दैट कैन कॉज डिजीज फॉर अस नोन एज पैथोजन। ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए नुकसानदायक हो या हमारे लिए बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें पैथोजन कहा जाता है। वह सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए बीमारी उत्पन्न कर सके या रोग उत्पन्न कर सकता है, उसे हम पैथोजन कहते हैं। अब पैथोजन जो है प्यारे बच्चों, या तो वो वायरस हो सकता है, वायरस भी हमारे लिए बीमारी उत्पन्न कर सकता है। पैथोजन या तो बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया भी हमारे लिए बीमारी उत्पन्न कर सकता है। पैथोजन या तो प्यारे बच्चों प्रोटोजोआ हो सकता है, या पैथोजन कैन ऑल्सो फंगस ऑल्सो, पैथोजन कैन फंगस ऑल्सो। तो पैथोजन जो है आपका कवक भी हो सकता है। तो इनमें से किसी के एक के द्वारा भी आपको बीमारी हो सकती है, या हेलमिंथेसिस के द्वारा भी बीमारी हो सकती है। तो वे सूक्ष्म जीव जो डिजीज कॉज कर दें, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं या बीमारी उत्पन्न करते हैं, केवल उन्हीं सूक्ष्म जीवों को पैथोजन माना जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें कम्युनिकेबल डिजीज पढ़नी है तो हमने पैथोजन को पढ़ लिया कि भाई कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं उनका जो वाहक है वो क्या है। तो आपको पता लग गया सर, कम्युनिकेबल डिजीज का जो वाहक है वो पैथोजन कहलाता है। और पैथोजन या तो विषाणु होगा, जीवाणु होगा, प्रोटोजोआ होगा, या कवक होगा। तो हमें देखना ये है प्यारे बच्चों कि इनके द्वारा कौन कौन सी डिजीज होती हैं। सो हमें देखना पड़ेगा वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज एंड फंगल डिजीज। सो वन बाय वन इन पर डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम हियर। सबसे पहले वायरल डिजीज पर चर्चा करते हैं। बोलो हाउ। प्लॉट इट, इसको नोट डाउन करो, नोट करो इसको कॉपी पर। देखो,
अंततः आपके हैंड रिटन नोट्स ही काम के हैं। हिस्ट्री की क्लास आज मैंने आपको आज सभी लोगों ने हिस्ट्री की क्लास ली होगी। एमपी हिस्ट्री में सर ने 1857 की क्रांति पढ़ाई थी और इंडियन हिस्ट्री में सर ने अरबों का आक्रमण पढ़ाया था। अगर आप क्लास को ध्यान से देखोगे, अगर आप क्लास को 20 मिनट वॉच कर लोगे ना, तो 21वें मिनट में आप कहोगे सर मजा आने लगा है। अगर आप बहुत रफ्तार में हो तो आपको कभी क्लास अच्छी नहीं लगेगी। 20 मिनट क्लास को आप देखो, 25 मिनट, फिर आप देखोगे इतिहास की क्लास में आपको मजा आएगा। सर जिन कंसेप्ट को आपको पढ़ाएंगे उनके बेसिस पर ना केवल प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप करोगे, बल्कि मेंस, एमपीपीएससी के मेंस के क्वेश्चन यूं ही लिख डालोगे आप। एक बार पढ़ के देखो, ठीक है, क्योंकि सर को खुद कई वर्षों का अनुभव है मेंस का। चलो तो आगे चलते हैं, तो वायरल डिजीज की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है प्यारे बच्चों? वायरल डिजीज है। मतलब कि इसको मैं हिंदी में कहूंगा विषाणु द्वारा होने वाले रोग। विषाणु द्वारा होने वाले रोग, ठीक है। हिस्ट्री वाले सर से पहले भी पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो, तो विषाणु द्वारा होने वाले रोग देखते हैं आपके साथ। सो वायरल डिजीज। तो एक चीज बताओ प्यारे बच्चों, अगर हमें वायरल डिजीज को समझना है, अगर हमें विषाणु द्वारा होने वाले रोग को समझना है, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा ना सर, कि सर पहले ये तो बता दो कि ये वायरस क्या होता है। भाई, अगर हमें विषाणु द्वारा होने वाले रोगों को समझना है तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि विषाणु क्या होता है। अब जरा ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, ये जो वायरस है ना, ये साला बहुत खतरनाक चीज है और अपवाद है साला। ये एकमात्र ऐसा जीव है, ये ध्यान से सुनना, एकमात्र ऐसा प्यारे बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एकमात्र ऐसा सजीव है जो 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 नॉन सेलुलर है, जो अकोषकी है। दुनिया में जितने सजीव हैं, चाहे वो जल में रहते हो या थल में रहते हो या मरुस्थल में रहते हो, चाहे वो जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, दुनिया में जितने भी जीव हों, दुनिया में जितने भी जीव हों प्यारे बच्चों, सारे के सारे जीव बने हैं किससे बताओ? कोशिका से। सारे के सारे जीव बने हैं किससे बताओ? कोशिका से बने हैं। लेकिन ये एक ऐसा सजीव है, जो सजीव तो है, जो सजीव तो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, लेकिन कोशिका से नहीं बना। इसकी संरचना नॉन सेलुलर होती है। सभी सजीव किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। जैसे आपके शरीर में क्या है? कोशिका है। हमारे शरीर में कोशिका है। जीव जंतु के शरीर में कोशिका है। सूक्ष्म जीवों के शरीर में कोशिका है। पेड़ पौधों के शरीर में क्या है? कोशिका है। सभी प्रकार, अगर किसी चीज में जीवन है तो वो कोशिका से बना है, केवल एक को छोड़ के। वही आपके सामने क्या है? वायरस। तो ये अकोषकी होते हुए भी सजीव है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, एकमात्र अकोषकीय सजीव का नाम बताइए। तो वायरस इज अ ओनली नॉन लिविंग माइक्रोब, नॉन लिविंग थिंग। तो वायरस की केवल एकमात्र ऐसा सजीव है जो कोशिका से नहीं बना है। तो फिर सर किससे बनाइए? तो इसकी संरचना क्रिस्टलाइन होती है। जैसे आपने क्रिस्टल्स देखे होंगे किसी भी पदार्थ की, रवेदार संरचना, रवेदार संरचना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका। इसको सबसे पहले खोजा था इवानो बास्की ने। अच्छा, एक थ्योरी होती है जो मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, इसका नाम होता है सेल थ्योरी। ध्यान से सुनना जरा, एक थ्योरी होती है जो मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, जिसका नाम होती है सेल थ्योरी। जिसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका सिद्धांत कहते हैं। कोशिका सिद्धांत कहते हैं। ये कोशिका सिद्धांत एक छोटी सी बात कहता है। ये कोशिका सिद्धांत कहता है कि दुनिया में जितने भी प्रकार के सजीव हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों, सब के सब कोशिका से बने हैं। सब के सब किससे बने हैं बताओ? कोशिका से बने हैं। ये कौन कहता है? ये प्यारे बच्चों सेल थ्योरी कहती है। लेकिन क्या वायरस कोशिका से बना है? नहीं, वायरस तो कोशिका से नहीं बना है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वायरस जो है ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन मतलब अपवाद है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा माइक्रोब्स है जो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? तो ये वायरस ही है जो कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है। बोलो हाउ? तो अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, आ जाओ। तो वायरस प्यारे बच्चों, इट इज अ नॉन सेलुलर, इट इज अ नॉन सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये अकोषकीय जीव होता है जो न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है, जो न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। इसकी संरचना कोशिकी नहीं है। अगर इसकी संरचना कोशिकी नहीं है तो कैसी है? इसकी संरचना सर क्रिस्टलाइन होती है। इसकी संरचना में रवेदार संरचना होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। वायरस की खोज ना आपने की ना मैंने की। आज से बहुत समय पहले वायरस की खोज की थी इवानो बास्की ने। जब वायरस की खोज नहीं हुई थी तब तक लोग समझते थे कि जीवन केवल वही है जो कोशिकी है। जब वायरस खोजा गया तो लोगों को पता लगा कि जीवन उस चीज में भी हो सकता है जो अकोशिकीय है।
है ना। और अकोस्की लाइफ का या नॉन सेलुलर लाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है, वायरस है। सो वायरस को इवानोवास्की नामक साइंटिस्ट ने एक तंबाकू के पेड़े में खोजा था, तंबाकू के पौधे में खोजा था, ठीक है। और वायरस जो होता है प्यारे बच्चों, वायरस की स्टडी को अपन वायरोलॉजी कहते हैं। सो वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरस, और बेसिकली आज हमें वायरोलॉजी ही पढ़नी है। मतलब हम वायरल डिजीज की चर्चा करेंगे, मतलब कौन कौन सी बीमारियां वायरस द्वारा होती हैं ये देखेंगे, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। तो वायरस के बारे में आपको जानना जरूरी था, क्योंकि हमें वायरल डिजीज पढ़नी है, तो वायरस के बारे में जानना जरूरी था। अब हम वायरल डिजीज पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा जनरेट होता है ये आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं, क्योंकि बच्चे के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है कि सर यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा। तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है ना यहां से, वो ये है, ध्यान से सुनो। यहां से जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है वो ये है कि 4 ऑप्शन में ऐसी 4 डिजीज के नाम आपको देगा। पैक कर दूं, स्पीड से नोट डाउन करो सिद्धांत। ओके आकांक्षा, वेरी गुड, साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है ये। जया, वेरी गुड। कुसुम, लिखो बेटा। बिल्कुल, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, ठीक है। जो काम कल करते थे उसको आज करो, और आज करते थे सो उसे अभी करो, यही सफलता का मूल मंत्र है। लेकिन असफल व्यक्तियों का मंत्र कुछ अलग है। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी काय करत है अबे डरे हैं बरसों। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आप भी असफल हो जाओगे। चलो, तो क्वेश्चन कैसे आता है प्यारे बच्चों, यहां से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि 4 ऑप्शन में 4 बीमारियों के नाम लिखता है और कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज, इनमें से कौन सी विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, इनमें से कौन सी विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी नहीं है ना। इस टाइप के क्वेश्चन यहां से ज्यादा पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बीमारियां वायरस द्वारा होती हैं। तो बेसिकली वायरस द्वारा बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियों की ट्रिक मैं आपके सामने बताने वाला हूं। कुछ ही बीमारियां हैं जो आपको याद रखनी, जैसे आप जानते हो कोरोना वायरस, कोविड-19, ये किससे होती है, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी है। एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, ये सारी की सारी किससे होती हैं, वायरल डिजीज है। तो इसकी मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। ट्रिक क्या है, ट्रिक है प्यारे बच्चों, ए चाचा इन्हें मत डांटो। ट्रिक आपके सामने है प्यारे बच्चों, ए चाचा इन्हें मत डांटो। वायरस द्वारा होने वाली, अच्छा, वायरस द्वारा होने वाली बीमारी को पढ़ने से पहले एक चीज और बता रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक छोटी सी चीज और जान लो, वायरस द्वारा होने वाली बीमारी की ट्रिक बताऊं उसके पहले एक चीज और जान लो। क्या जान लो, वायरस के टाइप देख लो जरा। जो वायरस होता है ना, ये कितने टाइप का होता है, ठीक है। फिर हम वायरस द्वारा होने वाली बीमारियों की ट्रिक आपको बताएंगे और लगभग साथ ही साथ याद करवाते चलेंगे। सो वायरस कितने प्रकार का होता है इसकी चर्चा हम करते हैं, वायरस के टाइप्स की चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। एक बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, और एक बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। मैं पीएससी को पीसीएस बोलता हूं, ठीक है। तो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाँ, पुराने नोट्स में भी एड ऑन कर सकते हो। ध्यान से सुनो, क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये पूछा है कि वायरस किस किस को इन्फेक्ट कर सकता है, वायरस किस किस को संक्रमित कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। अब आपका ऑप्शन क्या था, क्या वायरस जो है प्लांट को संक्रमित कर सकता है, तो अपना ऑप्शन है यस। वायरस जो होता है पेड़ पौधों में भी बीमारियां उत्पन्न कर सकता है, और ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं ना, ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें प्लांट वायरस कहा जाता है। क्या वायरस जो है एनिमल को इन्फेक्ट कर सकता है, यस। ऐसे वायरस जो जंतुओं को प्रभावित करते हैं उन्हें एनिमल वायरस कहा जाता है। क्या वायरस बैक्टीरिया को इफेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, यस। ये जीवाणु को भी संक्रमित कर सकता है, वे वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। क्या वायरस कवक को संक्रमित कर सकता है, क्या वायरस फंगस को, फंगस में बीमारी उत्पन्न कर सकता है, यस। इन्हें माइकोफेज कहा जाता है। सो वायरस जो है प्लांट को भी प्रभावित कर सकता है, जीव जंतुओं को भी प्रभावित कर सकता है, जीवाणु को भी और फंगस को भी। सो वायरस जो है 4 प्रकार के होते हैं, एक होगा प्लांट वायरस, एक होगा एनिमल वायरस, एक होगा बैक्टीरियोफेज और एक होगा माइकोफेज, ठीक है। सो इस प्रकार से कुल 4 प्रकार के वायरस हमारे सामने आ जाते हैं। बोलो हाउ। सो देखेंगे टाइप्स ऑफ वायरस।
तो टोटल 4 टाइप के वायरस होते हैं। पहले वो वायरस जो पेड़ पौधों को संक्रमित कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है प्लांट वायरस। दूसरे वो वायरस जो एनिमल अर्थात जंतुओं को संक्रमित कर सकते हैं उन्हें कहते हैं एनिमल वायरस। तीसरे वो वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित कर सकते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, स्टार मार्क करो, मार्क द स्टार। एमपीपीएससी ने आपसे पूछा, एमपीपीएससी 2016 या 18 का क्वेश्चन था, मुझे अच्छी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर याद है कि 2016 या 18 का क्वेश्चन था कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? तो लोगों को ऐसा लगता है कि इसके नाम में बैक्टीरियोफेज के नाम में बैक्टीरिया आ रहा है तो ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होगा, लेकिन नहीं है। भले आपको ऐसा लग रहा है कि इसके नाम में बैक्टीरिया आ रहा है, बैक्टीरियोफेज इज नॉट अ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज इज अ टाइप ऑफ वायरस विच कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकता है। ध्यान रखना, भले ही इसके नाम में बैक्टीरिया आ रहा है लेकिन ये वायरस है। ऐसी माइकोफेज, माइकोफेज अपने आप में कवक नहीं है, माइकोफेज अपने आप में वायरस है। ऐसे वायरस जो कवक को संक्रमित कर दें उन्हें माइकोफेज कहा जाता है। गॉट इट। अब आपको एक चीज यहां पर रिमेंबर रखनी है कि प्लांट वायरस हमेशा आरएनए होता है। प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल हमेशा आरएनए होता है। देखो हमारी बॉडी में दोनों टाइप का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अगर आप एनिमल की चर्चा करोगे तो एनिमल में जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है ना, आरएनए भी होता है और आप जानते हैं डीएनए भी होता है। ये दोनों जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में होते हैं। लेकिन प्लांट वायरस की यदि चर्चा करें, प्लांट की नहीं, प्लांट की चर्चा नहीं चल रही यहां पर। देखो अगर तुमने अपना ध्यान थोड़ा सा हटाया और तुम अगर इस चीज के भरोसे रहे कि स्लाइड तो मिल ही जाएगी, पीपीटी तो मिल ही जाएगी, तो उद्धार नहीं हो पाएगा। यूनिट नंबर 7 में तो मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैं प्लांट की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, प्लांट वायरस की चर्चा कर रहा हूँ। तो ऐसे विषाणु जो पेड़ पौधों को संक्रमित करते हैं वो हमेशा आरएनए वायरस होते हैं। अगर जंतुओं को संक्रमित करने वाले वायरस की चर्चा करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वायरस विच कैन इन्फेक्ट एनिमल, सो अगर हम ऐसे वायरस की चर्चा करें जो एनिमल को इन्फेक्ट कर सकते हैं तो वो प्यारे बच्चों डीएनए वायरस भी हो सकते हैं और आरएनए वायरस भी हो सकते हैं। जंतुओं को प्रभावित करने वाले वायरस डीएनए वायरस भी हो सकते हैं और आरएनए वायरस भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी जंतु वायरस में एक साथ डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होता। अगर किसी जंतु वायरस में आरएनए है तो उसमें डीएनए रेयर होगा और अगर डीएनए है तो आरएनए रेयर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक जंतु वायरस में एक साथ डीएनए आरएनए दोनों होगा। हमारे शरीर जैसा नहीं है, जैसे हमारा शरीर में डीएनए आरएनए दोनों है, ऐसा वायरस के शरीर में नहीं है। अगर वायरस जंतुओं को संक्रमित करने वाला है तो या तो उसके शरीर में आरएनए वायरस होगा या डीएनए वायरस होगा। आरएनए वायरस का वैक्सीन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डीएनए वायरस का ट्रीटमेंट उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, आ जाओ। अब आपसे कभी कभी अगर बहुत गहराई में प्रश्न बनाएगा, जैसे यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन या सिविल सर्विस में स्टेट पीसीएस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा, तो आपसे पूछेगा कि कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है, क्योंकि आप जान रहे हो पिछले 3-4 साल से तो उसने हमारी दुनिया को प्रभावित कर रखा है। तो बिल्कुल पूछेगा कि कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है। ध्यान रखना, कोरोना वायरस अपने आप में आरएनए वायरस है। ठीक है, कोरोना याद रखना, ठीक है, एक डेंगू वायरस याद रखना और यहाँ पर आप एक जीका वायरस याद रख सकते हो, एक इन्फ्लुएंजा, बस इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। ध्यान रखना जितने वायरस में मैंने मार्क किया ये सब क्या है, आरएनए वायरस है। हर्पीज वायरस हो गया या स्मॉल पॉक्स वायरस हो गया, ये सब क्या बताओ, डीएनए वायरस है। ये मेंस में लिखने को भी काम आएगा डाटा और प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। सो चूंकि हमें वायरल डिजीज देखना था तो मेरा ऐसा मन किया अंदर से कि वायरल डिजीज पढ़ाने से पहले मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको वायरस के बारे में दे दूं। ठीक है, नोट इट, बना उसको कॉपी पर। बनाओ कॉपी पर। चलो अच्छा, अब देखेंगे वायरल डिजीज को। तो वायरस द्वारा होने वाली बीमारियों की ट्रिक बताता हूं आपको। देखो ट्रिक क्या है, ए चाचा, ए चाचा, ए चाचा इन्हें मत डांटो, खरे गाल पे छापो, है ना। तो ये मिर्जापुर वाले चाचा नहीं है, मैं आपको बता दूं, है ना। तो ए चाचा इन्हें मत डांटो, खरे गाल पर छापो। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इंपोर्टेंट वायरल डिजीज को रिमेंबर कर सकते हैं। यू कैन रिमेंबर द वायरल डिजीज विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। ठीक है, एक सेकंड बैक कर दें, लो बैक कर दिया, स्पीड से बनाओ सिद्धांत। तो देखो एप्लीकेशन पे पढ़ने का आपको यही मजा होता है कि एकदम सिलेक्टेड लोग पढ़ते हैं जिनका पढ़ने का मन करता है ना।
और क्लासेस आपके अकॉर्डिंग चलती हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि एप्लीकेशन में 50 से बच्चे से ज़्यादा लाइव या 60 बच्चे से ज़्यादा लाइव, 70-80 तक के कमेंट बच्चों को रिप्लाई दिए जा सकते हैं। जब ज़्यादा बच्चे बढ़ जाते हैं तो फिर कमेंट को इग्नोर करना पड़ता है, जैसे यूट्यूब पे होता है। चलो, तो ए चाचा इन्हें मत डांटो, खरे गाल पर छापो। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम सारी वायरल डिजीज के नाम लिख रहे हैं। ठीक है, अभी हिंदी में लिख रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं, आप जान रहे हो, पूरी क्लासेस बाइलिंगुअल चल रही है ना, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ाऊंगा। आप में से कितने बच्चे हिंदी मीडियम से हैं? जल्दी बताओ, हिंदी मीडियम से कौन है? और कौन कौन इंग्लिश मीडियम से है? और बाकी? वेरी गुड। इंग्लिश मीडियम से कौन है? हु आर फ्रॉम, हु इज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम से कौन है? चलो, देखो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप तो जान रहे हो क्लास बाइलिंगुअल चल रही है। अब देखो, ये ट्रिक जो है ना, ये ट्रिक हिंदी में बनी है, इसलिए हिंदी में लिख लो। ठीक है, प्रीलिम्स में तो उतनी दिक्कत नहीं होती, प्रीलिम्स में उतनी खास दिक्कत नहीं है बच्चों को। और मेंस में तो हिंदी इंग्लिश के बैच में लाऊंगा ही नहीं, मेंस में तो बैच सेपरेट लाऊंगा, इंग्लिश मीडियम का अलग और हिंदी मीडियम का अलग। आ जाओ, लेकिन अभी इस ट्रिक का मीनिंग देखते हैं कि ट्रिक का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ट्रिक का मीनिंग बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो ए से बन जाएगा प्यारे बच्चों एड्स। ए से बन, अभी मैं हिंदी में लिख रहा हूं, फिर इनके नाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। ठीक है, जब एड्स पढ़ाऊंगा तो आपको जान रहे हो कि एड्स ही लिखूंगा, लेकिन अभी चूंकि ट्रिक ऐसी है तो एड्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अभी जब मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं खुद जानबूझ के बाइलिंगुअल लिखूंगा इनके नाम, इवन इंग्लिश में लिख दूंगा। जैसे इंग्लिश में लिखा, देखो, चाचा से बनेगा प्यारे बच्चों चेचक। चाचा से बनेगा क्या बताओ? चेचक। अब हिंदी में नाम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ट्रिक जो है ना हिंदी के नामों के अनुसार बनी हुई है। अब इसको तो स्मॉल पॉक्स कहते हैं, तो अब स्मॉल पॉक्स तो नहीं है ना ट्रिक में। ठीक है, इसलिए हिंदी के नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इन मतलब बनेगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, तो आप लोग अभी बस देखते चलो, देखते चलो आप लोग, बस आपको फिर बाद में लिखना आप लोग। इनसे बनेगा क्या बताओ? इन्फ्लुएंजा बन जाएगा। इन्फ्लुएंजा। मत से बनेगा मेनिनजाइटिस। एक बार बोल के दिखाओ, कौन सा जाइटिस? मेनिन जाइटिस। कौन सा जाइटिस? मेनिनजाइटिस, मस्तिष्क की बीमारी है। ठीक है, डांटों से बनेगा प्यारे बच्चों डेंगू। डांटों से क्या बनेगा बताओ? डेंगू बनेगा। डेंगू बनेगा। खसरा का जो खा है ना, खा से बन जाएगा प्यारे बच्चों, बताओ क्या? खसरा। खा से बन जाएगा खसरा। ठीक है, रा से बन जाएगा रेबीज, मिजल्स, और ये बनेगा रेबीज। रेबीज को रेबीज ही कहते हैं। ये बनेगा क्या बताओ? रेबीज। गाल से बनेगा प्यारे बच्चों क्या? गाल से बनेगा गलसुआ, मम्स कहते हैं जिसे, गलसुआ, जिसे मम कहा जाता है, मम्स। ठीक है, पर से क्या बनेगा प्यारे बच्चों? पर से बनेगा हमारा, पर से बन जाएगा पीलिया। ठीक है, छापू का जो छा है इससे बनेगा छोटी माता। अब छोटी माता को आपको पता होना चाहिए चिकन पॉक्स कहा जाता है ना, और चेचक को स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। और पो से बनेगा प्यारे बच्चों पोलियो। इसके अलावा कुछ और बीमारी हैं जो वायरस द्वारा होती हैं, जैसे कोरोना, जैसे कोविड-19, वो भी तो वायरस से होती है। तो कुछ अलग बीमारियों को मैं अलग से लिखा दूंगा। ट्रिक के माध्यम से हम इतनी बीमारियों को याद रखने वाले हैं, बाकी बीमारियों को मैं अलग से लिखा दूंगा। तो आप इस तरीके से अच्छे तरीके से याद रख सकते हो इस टेबल के माध्यम से। ठीक है, तो देखो सारी बीमारियों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। ये देखो, ए चाचा इन्हें मत डांटो, खरे गाल पर छापो। दिख रहा है आपको? इज दिस क्लियर टू ऑल? क्या ये स्लाइड सबको क्लियर है? अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब प्रीलिम्स में जो तुम यूनिट नंबर 7 पढ़ रहे हो ना, इसका तुम्हें पूरा एडवांटेज मिलेगा मेंस पेपर 3 में। वहां पर भी आपको डिजीज पढ़ना है। एक यूनिट तो पूरी बीमारियों की है, बीमारी और स्वास्थ्य पढ़ना है एक यूनिट में। मेंस पेपर 3 की एक यूनिट में आपको बीमारी, स्वास्थ्य योजनाओं, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो वहां बहुत फायदा मिलेगा आपको। तो ए चाचा इन्हें मत डांटो, खरी गाल पर छापो। ए से बना एड्स, चाचा से बना चेचक। चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स। इन्फ्लुएंजा को इन्फ्लुएंजा कहते हैं। अच्छा, हर्फीज भूल गया मैं ना। अच्छा, ध्यान से सुनो। इन्हें का हा से हरफीज, हा से हर मैं हरपीस भूल गया, कोई बात नहीं। हा से हरपीस भूल गया था मैं। हा से मैं क्या भूल गया था? हरपीस भूल गया था, कोई बात नहीं, ध्यान रखना। हा से हरपीस भूल गया था मैं। ठीक है, और मत से क्या बनेगा? मेनिंजाइटिस। डांटों से बनेगा डेंगू। खा से बनेगा खसरा। रा से रेबीज। गाल से गलसुआ बनेगा। पा से बने, पर से बनेगा क्या? पीलिया। छा से छोटी माता। पौ से पोलियो।
तो ए चाचा एनेमा डांटो खरे गाल पर छापो, लिख लो। हर्पीस भी लिख लेना, हां से हर्पीस बनेगा, ठीक है। अभी मैं इसको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, तो अगर तुम्हारा मन कर रहा है ये टेबल बनाने का तो बना लो, तो नहीं कर रहा मन तो अभी डिटेल में तो अपन पढ़ नहीं वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको कंक्लूजन के तौर पर टेबल याद रखनी कि एड्स HIV वायरस से होता है, चेचक वेरियोला से होता है, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से, हर्पीज हर्पीज वायरस से। इसका ध्यान नहीं रखना आपको। इसको क्यों छोड़वा दिया, इसके पीछे का कारण बताऊंगा। इसके कारण से ना यूपीएससी, RAS, यूपीएससी बहुत सारे जगह पर क्वेश्चन बना है, ठीक है। मेनिंजाइटिस से, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी मेनिंजाइटिस। डेंगू कभी भी हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। खसरा, डेंगू अरबो वायरस से, खसरा मोरबिली वायरस से, ठीक है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि डेंगू मच्छर के कारण होता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या आप भी उनमें से ऐसे हो? देखो, बिना पढ़े लिखो जैसी बात नहीं करते अपन। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि डेंगू जो है उससे होता है, क्या नाम से, मच्छर से होता है। भाई मच्छर से डेंगू नहीं होता, डेंगू वायरस से होता है, मच्छर से फैलता है। होने में और फैलने में अंतर है कि नहीं? होने में और फैलने में अंतर है कि नहीं? ठीक है। एक होता है बीमारी का कारक, कारक मतलब होता है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो बीमारी उत्पन्न करता है, उसे कारक कहते हैं। और एक होता है वाहक। तो मच्छर जो है ना वो डेंगू का कारक नहीं है, डेंगू का वाहक है। तो डेंगू का कारण अर्थात कारक क्या है? वो वायरस है। और कौन सा वायरस? अरबो वायरस। बहुत से लोगों को लगता है कि मलेरिया मच्छर से होता है, मच्छर से थोड़ी होता। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, वो तो फैलता है मच्छर के कारण। तो मच्छर से होता नहीं, मच्छर से फैलता है, ध्यान रखना। डेंगू होता वायरस से है और फैलता मच्छर से है। बनाओ उसको। डन 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 डन। चलो तुम्हें एक जोक सुना देते हैं, ठीक है। एक जोक सुना देते हैं, अब तो तुम्हें थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा तुम्हारा। सुनना चाहोगे? बीच बीच में थोड़ा सा मनोरंजन भी जरूरी है ना, वैसे ही जिंदगी में बहुत तनाव है। एक बार क्या हुआ, एक बार मिस्टर शर्मा, ये मिस्टर शर्मा थे और ये मिस्टर वर्मा थे। तो एक बार मिस्टर शर्मा ने कहा कि चलो चेक करते तुम्हारी इंग्लिश कितनी अच्छी है ना। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, है ना। ये शर्मा जी थे, ये शर्मा जी थे और ये वर्मा जी थे, ठीक है। तो शर्मा जी ने कहा कि मिस्टर शर्मा चलो एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक सेंटेंस दो। तो उन्होंने एक सेंटेंस दिया ट्रांसलेट करने के लिए कि मिस्टर शर्मा ये काम नहीं होगा, और जब होगा तो होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। मिस्टर शर्मा ये काम नहीं होगा, और जब होगा तो होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। सो वर्मा जी ने क्या ट्रांसलेट किया? वर्मा जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, मिस्टर शर्मा दिस वर्क विल नॉट डन व्हेन डन सो डन 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 डन। है ना। तो डन से मुझे एक जोक याद आ गया, व्हेन डन सो डन 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 डन। तो बताओ, अभी आप लोगों ने लिख लिया? हैव यू डन इट और नॉट? लिख लियो? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो एक एक करके इन बीमारियों को पढ़ेंगे बेटा। अगर नहीं भी बनाए तो कोई बात नहीं, अब तो एक एक करके डिटेल में पढ़ना ही है ना। डिटेल में नहीं पढ़ना होता तो तुम्हें चिंता की बात थी। तो आ जाओ डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है एड्स। तो देखो यहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं। बहुत गंभीर बीमारी है एड्स, और इसके प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है। अनजाने में जानकारी ना होने के कारण बच्चे गलती कर बैठते हैं। एड्स के बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है। एड्स ऐसी बीमारी है जिससे कोई भी विश्व का देश आज अछूता नहीं है। एड्स ने लगभग सारे महाद्वीपों को परेशान किया है, विश्व के सारे देशों को परेशान किया है, और एक प्रकार से अभी तक ला इलाज बीमारी है। इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है, एड्स नामक बीमारी का। इसलिए सावधानी ही इस बीमारी से बचाव है। तो इस बीमारी के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, जल्दी से बताओ WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर वर्ष इसके प्रति जानकारी लोगों को देना चाहता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को एड्स के बारे में जागरूकता हो सके। एड्स के पेशेंट से ऐसा ना हो कि आप लोग दूर भाग रहे हो, कि एक तो बेचारे को एड्स है, उसके बाद आप उससे हीन व्यवहार कर रहे हो। तो एड्स हाथ मिलाने से, साथ बैठ के खाने से, छूने से, है ना, मिलने से, है ना, नहीं फैलता है।
एड्स किन कारणों से फैलता है उसके कारण आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो इस बात पे चर्चा करते हैं कि एड्स नामक बीमारी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म खूब पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डिफिशियेंसी, एस फॉर सिंड्रोम। अब जरा ध्यान से सुनना। एक्वायर्ड क्यों? क्योंकि ये बीमारी जन्म से नहीं मिली है, जन्म के बाद होती है। इम्यूनो क्यों? क्योंकि ये बीमारी इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है। डिफिशियंसी मतलब कि कमी कर देना, किसमें? इम्यूनिटी में। इम्यूनिटी मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी करना। और सिंड्रोम क्यों कह रहे हैं? देखो एक शब्द होता है बीमारी, देखो दो शब्द आज आप समझ लो, आज के बाद आप इन दो शब्दों को समझेंगे। एक शब्द होता है डिजीज, जिसे कहते हैं रोग, और एक शब्द होता है सिंड्रोम। अमूमन क्या होता है डिजीज में ना, कोई पर्टिकुलर सिम्टम आपको दिखते हैं, पर्टिकुलर सिम्टम दिखते हैं, कुछ विशिष्ट लक्षण दिखते हैं। लेकिन जो सिंड्रोम होते हैं ना, मल्टीपल सिम्टम, डिजीज विच हैव मल्टीपल सिम्टम। अगर किसी बीमारी में कई सारे लक्षण एक साथ प्रदर्शित हो रहे हैं, मतलब कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो जाते हैं डॉक्टर्स के लिए आइडेंटिफाई करना कि आखिरकार ये लक्षण दिख क्यों रहा है, कौन सी बीमारी है। सो एड जिन भी बीमारी के पीछे सिंड्रोम लगा हो, समझ जाओ कि वो कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है। क्यों? क्योंकि सिंड्रोम मतलब होता है मल्टीपल सिम्टम, है ना। अगर एक साथ कई सारे लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं तो ऐसी बीमारियों को सिंड्रोम कहा जाता है। तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जिस जो प्यारे बच्चों किन्हीं कारणों से हो जाती है, आपको जन्म से नहीं मिली है। एक्वायर्ड मतलब, इम्यूनो मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी कर देती है, और डिफिशियंसी, इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब कि प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है। सिंड्रोम मतलब कि ये कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है जिसका अभी तक इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है। ठीक है, सावधानी इससे बचाव है। हाँ, लेकिन एड्स के पेशेंट को क्योर किया जा सकता है। ठीक है, उसको प्यारे बच्चों अपन दवाइयों द्वारा उसको संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, अब होती किसके कारण है? तो सर होती है वायरस के कारण, ये तो सबको पता है। लेकिन उस वायरस का नाम क्या है? उस वायरस का नाम है HIV वायरस। सो HIV वायरस इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स। अब HIV का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो यहाँ पे एड्स बीमारी से जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 3 फुल फॉर्म पूछता है वो। एक तो एड्स का फुल फॉर्म, ठीक है, दूसरा HIV का फुल फॉर्म। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये HIV का फुल फॉर्म होता है। और इस HIV वायरस जब शरीर में प्रवेश करता है तो एड्स नामक बीमारी को कॉज करता है। अब एड्स बीमारी में होता क्या है? जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है उस व्यक्ति के शरीर में टी लिम्फोसाइट नामक जो WBC होती है, आप जानते हैं टी लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। ये एक प्रकार की WBC होती है, जैसे हमारी बॉडी की फाइटर सेल भी कहा जाता है या बॉडीगार्ड सेल कहा जाता है ना। ये हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता देने का काम करती है। अगर आज हमारा शरीर मजबूत है, आज हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है, तो ड्यू टू बिकॉज ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाली सेल होती हैं। लेकिन ये जो HIV वायरस होता है ना, टी लिम्फोसाइट को नष्ट करने लगता है। जो कोशिका आपके शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता दे रही थी, जब वही कोशिका मरने लगेगी तो क्या आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बचेगी? नहीं बचेगी। तो ये HIV वायरस इसलिए खतरनाक वायरस है क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट अर्थात उस कोशिका को मार देता है जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसलिए इसमें टी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉयड होने लगते हैं और इम्यूनिटी धीरे 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 खत्म होने लगती है। ठीक है, सो एड्स नामक बीमारी में टी लिम्फोसाइट खत्म होते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि एड्स से सबसे ज्यादा क्या प्रभावित होता है, तो आप आंसर करेंगे टी लिम्फोसाइट। और अगर टी लिम्फोसाइट शरीर में नहीं मिलेगा, विकल्प में ना मिले, तो आंसर करना रोग प्रतिरोधक क्षमता को सीधे प्रभावित करने वाली बीमारी है। और जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है ना, वो व्यक्ति बीमारियों के प्रति बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। छोटी छोटी बीमारियां भी उस व्यक्ति के शरीर में बड़ा बड़ा प्रभाव दिखाने लगती हैं, है ना। तो टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है कौन सा वायरस? HIV वायरस। अब प्यारे बच्चों, ये चूंकि खतरनाक बीमारी है तो हमें पता होना चाहिए कि ये बीमारी कैसे फैलती है। तो इस बीमारी के ट्रांसमिशन की चर्चा करते हैं। सो ये प्यारे बच्चों अनप्रोटेक्टेड, इट इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड नीडल और थ्रू प्लेसेंटा। तो ये कैसे फैलती, इस पे चर्चा करते हैं। जरा आ जाओ, ये बीमारी फैलती कैसे, इस पे चर्चा करते हैं। तो बीमारी कैसे फैलती और कैसे नहीं फैलती, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो आ जाओ जरा देखेंगे। अगर किसी पर्सन को एड्स है, इफ एनी पर्सन हैव एड्स, अगर किसी पर्सन को क्या है बताओ, एड्स है, और अगर इसने किसी सामान्य व्यक्ति के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर लिया। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप का मतलब होता है विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट एनी कॉन्डोम। ठीक है, तो अगर इस एड्स प्रभावित व्यक्ति ने इस सामान्य व्यक्ति के साथ, अगर मान लो ये एड्स प्रभावित महिला है और इसने सामान्य पुरुष के साथ संबंध बनाया, तो इसको भी एड्स हो जाएगा। अगर ये एड्स प्रभावित पुरुष है और उसने सामान्य महिला के साथ संबंध बनाया तो एड्स हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई एड्स प्रभावित व्यक्ति किसी सामान्य व्यक्ति के साथ अनप्रोटेक्टेड, ये शब्द ध्यान रखना, सेक्सुअल रिलेशन से एड्स नहीं फैलता है। एड्स कैन नॉट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल रिलेशनशिप, एड्स स्प्रेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप।
अगर एड्स किसी व्यक्ति को है तभी उससे एड्स फैलेगा, और तब उससे एड्स तब फैलेगा जब इस एड्स प्रभावित व्यक्ति के साथ बिना असुरक्षित संबंध बनाया जाए, असुरक्षित यौन संबंध बनाया जाए। तो ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और इस व्यक्ति को मैंने जिस सुई से इंजेक्शन लगाया उसी सुई से इंजेक्शन मैंने एक सामान्य व्यक्ति को लगा दिया, तो सुई की नोक के माध्यम से एड्स का वायरस जो है इस व्यक्ति के शरीर में चला जाएगा, तो इन्फेक्टेड नीडल से भी फैलता है। तीसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये व्यक्ति है, इसको एड्स था, इसको क्या था बताओ, एड्स था। अब मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, इस व्यक्ति को क्या था, एड्स था। अब एड्स प्रभावित व्यक्ति का ब्लड यदि किसी सामान्य व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए, इस व्यक्ति को एड्स है और इस व्यक्ति का रक्त मैंने किसी सामान्य व्यक्ति को खून की जरूरत थी उसको चढ़ा दिया, इसलिए तुमने देखा होगा जब भी तुम ब्लड डोनेट करने जाओगे तो तुम्हारा रक्त डायरेक्ट किसी व्यक्ति को नहीं चढ़ा दिया जाएगा। ब्लड डोनेशन से पहले आपके ब्लड को टेस्ट किया जाता है, अगर आपका ब्लड सही पाएगा तभी आपका ब्लड लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। पता लगा ऐसा ना हो कि तुमसे ब्लड लिया, तुमने सामने वाले को मार दिया, तुम्हें ऑलरेडी पहले से कोई बीमारी थी। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि अगर संक्रमित रक्त किसी व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए, एड्स प्रभावित व्यक्ति का रक्त किसी को चढ़ा दिया जाए तो उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, तो उससे भी एड्स फैल सकता है। अगर किसी महिला को एड्स है, मान लो इस महिला को एड्स हो गया है और ये महिला गर्भ धारण करती है, तो माता और बच्चा आपस में एक नली के माध्यम से जुड़े होते हैं जिसे कहते हैं प्लेसेंटा, जिसे क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है। तो माता के गर्भाशय में, ये महिला गर्भवती हुई, तो माता के गर्भाशय से बच्चे को भी एड्स हो सकता है। लेकिन अगर समय से पता लग जाए तो प्यारे बच्चों, गर्भ में पल रहे बच्चे को एड्स से बचाया जा सकता है। माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को एड्स से मेडिसिन की ओर द्वारा प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसलिए कोई महिला जब भी प्रेगनेंसी धारण करती है तो उसकी गायनेकोलॉजिस्ट सबसे पहले एचआईवी का टेस्ट करवा लेती है। क्यों? क्योंकि अगर महिला को एड्स है भी तो उसके बच्चे को बचाया जा सके। समझ पा रहे हो बात को? माता को यदि एड्स है तो उसके बच्चे को फैलने की संभावना होती है, एड्स का एक कारण ये है। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, ऐसे औजार, देखो ये मैंने बता ही दिया आपको, अगर आपने किसी कैंची का प्रयोग या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किसी एड्स प्रभावित व्यक्ति का ऑपरेशन इत्यादि करने में किया है और उसको यदि आप बिना स्टेराइल किए, बिना आप उसको निर्जीवीकृत किए, बिना उसको डिसइंफेक्टेड किए उन इंस्ट्रूमेंट का यूज किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में कर दोगे तो उसको भी एड्स फैल सकता है। इसलिए मेडिकल अस्पतालों में जो ऑपरेशन करने वाले औजार होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट किया जाता है। ठीक है, उनमें जीवाणुओं को मारा जाता है। तो एड्स कैसे फैलता है? एड्स फैलता है इन्फेक्टेड ब्लड के माध्यम से और अनप्रोटेक्टेड सेक्स के माध्यम से। एक तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, दूसरा इन्फेक्टेड ब्लड। अब इन्फेक्टेड ब्लड चाहे निडल के माध्यम से ट्रांसफर हो जाए, चाहे इन्फेक्टेड ब्लड सीधा चला दो, चाहे माता की गर्भाशय से बच्चे को चले जाए, चाहे किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से चला जाए। ध्यान रखना, हाथ मिलाने से, आपस में रहने से, साथ बैठ के खाने पीने से, गले मिलने से, ठीक है, या प्यारे बच्चों मच्छर ने आपको काटा, मच्छर इंसेक्ट्स बाइट से, है ना, इन सब द्वारा जो है एड्स नहीं फैलता है, विशेष रूप से ध्यान रखना। या स्विमिंग पूल में साथ में नहाने से, इन सब से एड्स नहीं फैलता है, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बोलो हाउ। ठीक है, चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, एड्स की पहचान करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एड्स की पहचान करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स की पहचान करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है प्यारे बच्चों, एक तो आपने सुना होगा जिसे कहते हैं एलिसा टेस्ट, ये सभी ने सुना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एड्स की पहचान करने के लिए केवल ये इकलौता टेस्ट नहीं है, इसके अलावा और भी टेस्ट हैं जिसके माध्यम से एड्स को पहचाना जा सकता है। एक टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। जब ये पेपर में पूछा जाएगा ना तो बहुत से बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब एलिसा टेस्ट रट के जाते हैं। एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एरे। ठीक है, लिखना चाहोगे तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है एड्स को पहचानने के लिए किए जाते हैं। एड्स चूंकि बहुत गंभीर बीमारी है इसलिए इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1 दिसंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व एड्स दिवस बनाता है। सब कुछ समझ में आ गया? कोई भी डाउट है एड्स कैसे फैलता है कैसे नहीं फैलता तो बताओ। एनी ऑफ द पॉइंट रिपीटेड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? बोलो। ठीक है, चलो सब कुछ क्लियर है बेटा? चलो, तो ये पहली हमारी बीमारी थी जिसका था एड्स। अब आप अपनी ट्रिक को याद करोगे तो आपकी ट्रिक में पहली बीमारी थी एड्स, दूसरी है ए चाचा। तो अब चाचा से कौन सी बीमारी आएगी? चाचा से आ जाएगी चेचक। अच्छा, एक पॉइंट और याद रख लो,
कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया था भारत में? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो क्या आंसर करोगे? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई प्यारे बच्चों 1992 में। एंजाइम लिंक्ड, इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, अगली बीमारी है चेचक। चलें बेटा चर्चा करें चेचक पर, आ जाओ चेचक पर चर्चा करते हैं आपके साथ। तो अगली बीमारी चेचक। चेचक प्यारे बच्चों जो बीमारी है ना, ये भी कैसे होती है बताओ? ये भी एक प्रकार की प्यारे बच्चों कहना चाहिए, ये भी वायरल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एक प्रकार की वायरल डिजीज है जो वेरिओला नामक वायरस से होती है। किससे? वेरिओला नामक वायरस से होती है। और इस बीमारी में प्यारे बच्चों, इस बीमारी से बचने के लिए एक टीका हम लगा सकते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए हमारे पास वैक्सीन है, जिसे कहा जाता है, क्या बताओ? जिसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, ये टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। सो स्मॉल पॉक्स की चर्चा करते हैं, स्मॉल पॉक्स। अब इसके बारे में केवल 2 पॉइंट याद रखने, अनावश्यक जानकारी बिल्कुल याद नहीं रखनी आपको। स्मॉल पॉक्स जिसे कहते हैं चेचक। पहला पॉइंट आपको इस बीमारी के बारे में ये याद रखना है कि ये जो बीमारी है, ये भी एक प्रकार की विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि किस विषाणु से होती है? वेरियोला नामक विषाणु से होती है। लेकिन इस बीमारी का बचाव संभव है। क्या बचाव है? इस बीमारी को अपन वैक्सीन द्वारा बच सकते हैं। और इस बीमारी की वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। इसलिए एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहा जाता है। दैट इज द रीजन एडवर्ड जेनर आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है, अब इस बीमारी में क्या होता है कि पहले रेसेस बन जाते हैं, फिर वेसिकल्स आ जाते हैं। वेसिकल्स मतलब कि फुंसियां निकल आती हैं, फिर उनमें क्या पड़ जाता है? पॉस्ट्यूल्स पड़ जाता है ना, और फिर बाद में वो फूट जाते हैं और सूख जाते हैं और स्क्रैप बन जाता है वहां पर, कुछ इस तरीके से। तो बताओ कितने लोगों को ये बीमारी हुई है? कितने लोगों को शरीर में हुई है? ये पूरे शरीर में हो जाते हैं। किस किस को हुआ बताओ? ये एड्स किस किस को, ये चेचक किस किस को हुआ है? स्मॉल पॉक्स, जल्दी बोलो कमेंट सेक्शन में, किसी को हुई है स्मॉल पॉक्स? चेचक कैसे दिखती है? चेचक पूरे शरीर में छोटी छोटी सी फुंसियां हो जाती हैं। रागनी को हुई है, युक्ति को हुई है, नेहा को हुई है, और किसको हुई है? और किसी को हुई है? रंजना को भी हुई है, और किसको हुई? ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये बीमारी हुई है तो आपकी उम्र 70-80 साल से कम तो होगी नहीं, क्योंकि ये बीमारी भारत से 1977 में एलिमिनेट हो गई, इरेडिकेटेड हो गई। इरेडिकेटेड मतलब कि गायब। ये बीमारी भारत से 1977 में ही समाप्त हो गई। तो आपको जो हुआ है वो स्मॉल पॉक्स नहीं, वो चिकन पॉक्स हुआ है। आपको चिकन पॉक्स हुआ होगा, आपको छोटी माता हुआ है। ठीक है, आपको ये बीमारी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये बीमारी तो 1977 में ही खत्म हो गई। डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1977 में ही भारत को चेचक मुक्त घोषित कर दिया था। तो ये बीमारी आपको कैसे हो सकती है ना? आपको पता ही नहीं कि आपको स्मॉल पॉक्स हुआ था या चिकन पॉक्स हुआ था। आपको चिकन पॉक्स हुआ था, ना कि स्मॉल पॉक्स हुआ था। ठीक है, क्योंकि भारत से 3 बीमारी अभी तक खत्म हो गई हैं। कौन कौन सी? स्मॉल पॉक्स, गिनी वॉर्म और पोलियो आर एरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। एरेडिकेटेड मतलब कि उन्मूलित हो चुकी हैं। एरेडिकेटेड मतलब होता है उन्मूलित होना, उन्मूलित होना। भारत से खत्म हो गई है बीमारी। 1977 में भारत को चेचक स्मॉल पॉक्स उन्मूलित, स्मॉल पॉक्स मुक्त घोषित किया गया। 2000 में भारत को गिनी वॉर्म से मुक्त घोषित किया गया और 2014 में भारत को पोलियो से मुक्त घोषित किया गया। सो ध्यान रखना, स्मॉल पॉक्स इज एरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। तो ये आपको नहीं हुआ है। ठीक है, आपको चिकन पॉक्स हुआ होगा। फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। इसके पहले की स्लाइड देखना चाहोगे? बिल्कुल देख लो, ये रही स्लाइड। तुम लोग अपने पास ना कुछ रखा करो खाने के लिए, खासकर मीठा, चॉकलेट वॉकलेट रख लिया करो। ठीक है, जब थोड़ा सा एनर्जी लेवल लो लगी ना पढ़ते पढ़ते, एक आध चॉकलेट दाब दो। इसलिए यदि कोई आपको चॉकलेट दे रहा है, इसका मतलब वो चाहता है कि आप पढ़ाई करो। समझे?
अभी पढ़ाएंगे आपको कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए आपको मीठा खाना चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो इसे भी नोट डाउन कर लो। चेचक के साथ साथ मैंने ये भी बता दिया कौन कौन सी बीमारियां खत्म हो गई भारत से। ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, मतलब भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलो हाउ। बना लो यार, बना लिया। चलो अब देखेंगे इन्फ्लुएंजा। अगर आप अपनी ट्रिक में आगे बढ़ोगे तो ए चाचा, ए से बन गया एट, चाचा से बनेगा चेचक, इन्हें इन्हें से बनेगा इन्फ्लुएंजा। कौन सा जा? इन्फ्लुएंजा। कौन सा जा? इन्फ्लुएंजा। अब इन्फ्लुएंजा जो है ना, ये भी प्यारे बच्चों एक वायरल डिजीज है। पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी कैसे होती है, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से या प्रोटोजोआ से? तो ये किससे होती है? विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट। सेकंड, ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन को अफेक्ट करती है, ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। आप जानते हैं हमारे रेस्पिरेटर में हमारी नोजल है, नोजल कैविटी है। इसके अलावा देखा जाए तो लैरिंक्स, फेरिंक्स, हमारा ट्रैकिया हो गया। इसके अलावा ब्रोंकाई, ब्रोंक्योलिस, एल्वोलाई, ये हमारे लंग्स की संरचना होती है। तो ये हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी है। जिसको इन्फ्लुएंजा हो जाती है उसको सांस लेने में तकलीफ होती है ना, फेफड़ों में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। तो ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। अब विशेष रूप से ध्यान रखें प्यारे बच्चों, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस के कारण होता है। जैसे कोरोना के कई सारे स्ट्रेन आपको देखने को मिलते हैं, वैसे इसके भी कई सारे स्ट्रेन आपको देखने को मिलते हैं। मिक्सो वायरस के कारण होती है इन्फ्लुएंजा, या कभी कभी इस मिक्सो वायरस को इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहा जाता है। अगर मैं इसे इन्फ्लुएंजा वायरस कह दूं तो भी गलत नहीं होगा, कभी कभी इसे इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से भी जाना जाता है। दिस मिक्सो वायरस ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फ्लुएंजा वायरस, तो इसी को इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसको इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं। अच्छा, इसका कॉमन लैंग्वेज क्या है? जैसे आपका घर का निकनेम होता है ना, जैसे आपका नाम राजकुमारी है तो आपको रज्जू रज्जू कह देंगे। ठीक है, आपका नाम सिद्धांत है तो आपको सिद्ध सिड सिड बोल देंगे। समझ पा रहे हो? आपका निकनेम होता है, वैसे इन्फ्लुएंजा का भी निकनेम है। इन्फ्लुएंजा को कॉमन लैंग्वेज में फ्लू कहा जाता है। अगर आप इसके नाम में देखोगे तो उसके नाम में FLU दिख रहा है। सो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इन्फ्लुएंजा? फ्लू। आप ऐसा नहीं कि आप इन्फ्लुएंजा को जानते नहीं हो, आप इसको बचपन से जानते आ रहे हो। आपने बचपन से सुना होगा स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, एशियन फ्लू, हांगकांग फ्लू, कॉमन फ्लू। आप हमने आपने हमेशा सुना होगा इसके बारे में, है ना? तो वही तो फ्लू है, ये उसी फ्लू का पूरा नाम है इन्फ्लुएंजा। अब ये फ्लू कई प्रकार का होता है, मतलब ये इन्फ्लुएंजा कई प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मैं आपको बताऊं, उससे पहले ये 3 पॉइंट नोट डाउन करो। लिखो, लिखो। लिखो। डन। चलो अब देखो, इन्फ्लुएंजा कई प्रकार का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इस बार यहां से क्वेश्चन आएगा पेपर में, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन आएगा। फ्लू कई प्रकार का होता है मेरे बच्चों। सबसे पहला होता है वर्ड फ्लू। वर्ड फ्लू होता है H5N1 नामक वायरस के कारण। अब आपसे पूछा जाता है कि H5N1 वायरस किस बीमारी के लिए जिम्मेदार है? अपना आंसर है वर्ड फ्लू। ये 2005 में महामारी बना, तो इसका सन याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नीड नॉट टू रिमेंबर द सन, ईयर नहीं याद रखना आपको कि कब ये आया। ठीक है, हाँ, लेकिन ये जरूर याद रखना है आपको कि ये महामारी ये किसके कारण होता है, तो ये H5N1 वायरस के कारण होता है। ये कई बार उल्टा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि H5N1 वायरस से कौन सी बीमारी होती है, तो बर्ड फ्लू होता है। दूसरा होता है प्यारे बच्चों स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू को अपन स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले स्पेन से शुरू हुआ था।
जैसा आज कोहराम कोरोना वायरस ने 2019 में बचाया था। कोरोना वायरस कब से आया? आप जानते हैं कि 2019 में कोरोना वायरस शुरू हुआ, और इसमें स्वाइन फ्लू कब आया था? स्वाइन फ्लू 1919 में आया था। तो लोगों ने ऐसी अवधारणा बना ली कि हर 100 साल में एक महामारी आती है। तो स्पेनिश फ्लू को अपन स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। ये होती है H1N1 वायरस से। या उल्टा क्वेश्चन पूछेगा कि H1N1 वायरस से कौन सी बीमारी होती है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? स्वाइन फ्लू जाएगा। ठीक है। दूसरी होती है प्यारे बच्चों एशियन फ्लू। एशियन फ्लू भी इंपॉर्टेंट है। एशियन फ्लू होती है H2N2 वायरस से। ये 1957 में देखी गई थी। तीसरा होता है प्यारे बच्चों हांगकांग फ्लू। ये अभी इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि हांगकांग फ्लू के कुछ केस अभी देखे गए थे 2022-23 में। हांगकांग फ्लू के केस मिले हैं, इसलिए ये समाचार पत्रों में खूब रहा है ये हांगकांग फ्लू। साउथ इंडिया में इसके केस देखे गए थे, तो ये इस बार पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये होता है प्यारे बच्चों H2N3 वायरस से, सॉरी H3N2 वायरस से। ठीक है, H2N3 वायरस से होता है हमारा क्या? हांगकांग फ्लू। ये सन याद नहीं रखना आपको, ये ईयर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अपनी एनर्जी को अनावश्यक जगह यूज नहीं करना है। तो सन जब रिवीजन करोगे तो सन का रट्टा मानने मत बैठ जाना। जहां पर ईयर याद करना होगा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। तो बर्ड फ्लू होता है H1N1, H5N1, H5N1 से बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू होता है H1N1 से। एशियन फ्लू होता है H2N2 वायरस से। हांगकांग फ्लू होता है H3N2 वायरस से। अब ये जो H और N है, आपका बहुत मन कर रहा होगा कि सर ये क्या है? ये कुछ नहीं है रे बेटा, ये प्रोटीन है। H मतलब होता है ह्यूमाग्लूटिनिन प्रोटीन, और N मतलब होता है न्यूरामिनिडेस प्रोटीन। ये कुछ नहीं है, ये अपने आप में प्रोटीन है। H और N क्या है? कुछ नहीं है सर, H और N एक विशेष प्रकार के प्रोटीन है। H मतलब कि ह्यूमाग्लूटिनिन, और N मतलब कि न्यूरामिनिडेज। बोलो हाउ। एक और फ्लू होता है जो स्लाइड में नहीं है, आप अलग से नोट डाउन करके लिखोगे। एक होता है कॉमन फ्लू। कॉमन फ्लू जो कॉमन कोल्ड करता है। कॉमन कोल्ड जो सामान्य जुकाम करता है। ये किस वायरस के कारण होता है? ये होता है प्यारे बच्चों एक वायरस के कारण, जिसे कहते हैं रीनो वायरस। ये रीनो वायरस से होता है, ये भी लिख लो नोट डाल के। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, एशियन फ्लू, हांगकांग फ्लू, कॉमन फ्लू। रीनो वायरस से होता है कॉमन कोल्ड, सामान्य जुकाम। हो गया? डन 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 डन। मिस्टर हनी, दिस इज डन, और डन 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 डन। चलो, तो बाकी की जो बची हुई विषाणु जनित बीमारी है ना, उनको अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो वी विल सी दिस इन नेक्स्ट क्लास। जो बची हुई बीमारियां हैं ना, कल वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज, कल दोनों को खत्म करने का टारगेट लेके आऊंगा मैं। कल मैं टारगेट लेके आऊंगा दोनों को खत्म करने का। ठीक है, कल मेरे अंदर अमरिंद बाहुबली आ जाएंगे। कल अपन वायरस, सारी वायरल डिजीज, सारी बैक्टीरियल डिजीज को खत्म कर देंगे। चलो, लेकिन रिवीजन डेली बेसिस पे करते रहो। रिवीजन डेली बेसिस पे करते रहो। शाम को 7 बजे कंप्यूटर की क्लास में मुलाकात, सॉरी आईसीटी यूनिट 9 की क्लास में मुलाकात करेंगे। ठीक है, चलो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदा दिल रहिए, और जुड़े रहिए सौर इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।